हेलो दोस्तों, ये कहानी राइटर की रजामंदी से ली गई है। इसे चुराने का प्रयास ना करें वरना आपको कॉपीराइट का सामना करना पड़ सकता है। नेहा अगले दिन अपने मम्मी पापा और पुलिस के साथ अपने ससुराल पहुंची तो उसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा अपनी सास से धीरे से बोली, क्या हुआ सासू माँ, आज आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? अरे घबराइए मत, यह आपकी खूब सेवा करेंगे। जो सेवा मैं नहीं कर पाई वो अब ये लोग करेंगे। आराम से बैठकर अब जेल की ठंडी एसी की हवा खाना। इतना सुनते ही अमन ने नेहा को जैसे ही थप्पड़ मारना चाहा तो नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा अमन के गाल पर इतनी जोर से मारा कि उसका कान झनझनाने लगा। क्या हुआ अमन, दर्द हुआ ना? ऐसे ही दर्द मुझे भी होता था जब तुम माँ बेटे मुझ पर हाथ उठाते थे। नेहा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। नेहा के पिता अमन के घर रिश्ता लेकर आए थे। देखिए समधी जी, ऐसे तो हमारे बेटे के लिए बहुत से रिश्ते आए हैं। घर के बाहर लाइन लगी रहती है, पर हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हमें पैसा नहीं, कोई दहेज नहीं चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है जो हम दहेज की मांग करेंगे। हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए जो हमारे घर आकर उसे अच्छे से संभाल ले। कैलाश बाबू हाथ जोड़कर बोले, आप जैसा परिवार अगर मेरी बेटी को मिल जाए तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। मेरी एक ही औलाद है तो जो कुछ मेरा है वह मेरी बेटी का ही है। हमने उसे पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर यह रिश्ता हो जाए तो मैं गंगा नहा लूंगा। कमला जी बोली, देखिए भाई साहब, हम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जो किसी लड़की के परिवार का उद्धार हो जाए तो हमें भी कुछ पुण्य मिलेगा। आप तो जानते हैं मेरा बेटा किस पद पर नौकरी करता है। हमें दहेज नहीं, बस आप मेरे बेटे की इच्छा और समाज में हमारी इज्जत बढ़े। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम इस रिश्ते पर विचार करेंगे। कैलाश बाबू मन में आशा रखकर अपने घर वापस चले आए और इंतजार करने लगे कि कब मनोहर बाबू फोन करके कुछ खुशखबरी देंगे। इधर कमला जी की बेटी अनीता बोली, माँ एक ही भाई है हमारा। हमारे भी कुछ अरमान थे कि भाई की शादी होगी तो मुझे भी सोने का हार मिलेगा, पर आप लोगों ने तो दहेज लेने से ही मना कर दिया। कमला जी बोली, अरे बेटा, अगर दहेज मांगते तो जितना मांगते उतना ही मिलता। तुम ये देखो, लड़की अकेली है ना, कोई भाई ना बहन है और बाप भी अभी रिटायर हुआ है तो खूब पैसे मिले होंगे। मैंने पता लगाया था, शहर के बीचों बीच 2 मंजिला मकान है, करोड़ों उसके दाम हैं। गांव में भी संपत्ति है। देखा जाए तो हमारी तो 5 उंगलियां घी में हैं। इतना कहकर माँ बेटी हंसने लगी। अनीता बोली, माँ चलो तो अपनी लिस्ट बनाते हैं। मनोहर बाबू बोले, लिस्ट बनाने से पहले लड़की वालों को हाँ तो कर दो और ध्यान रखना कमला, अपना लालच इतना भी मत बढ़ा लेना कि बाद में हमें पछताना पड़े। कमला जी बोली, आप तो रहने ही दीजिए। बचाने के चक्कर में साधारण से परिवार में मेरी बेटी की शादी कर दी। दामाद ने दहेज तो नहीं लिया, पर मेरी बेटी के शौक भी कहाँ पूरे करता है। अब मैं अपने सारे शौक अपनी बेटी की शादी में पूरे करूंगी। इतना कहकर कमला जी ने कैलाश बाबू को फोन लगाया। कैलाश बाबू ने जवाब में जब हाँ सुना तो वह खुशी से फूले नहीं समाये। 2 रोज बाद कमला जी फोन करके कैलाश बाबू से बोली, कैलाश बाबू, आपकी तरह हमारा मकान बहुत बड़ा नहीं है। एक कमरा है जिसमें बेटा रहता है और अगर मेहमान आ जाते हैं तो बेचारे को हॉल में सोना पड़ता है। अब बहू आएगी तो उसे भी दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि हमने आपकी बेटी का ध्यान नहीं रखा। कैलाश बाबू बोले, नहीं जी, हमारी बेटी उनमें से नहीं है जो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करे। यह तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे भी अरमान है कि हम बेटे बहू के लिए एक बड़ा सा कमरा बनवाएं। वो अभी मनोहर जी का हाथ थोड़ा तंग है तो वह कह रहे थे क्यों ना अभी इस शादी को टाल देते हैं। कैलाश जी बोले, नहीं नहीं बहन जी, आपने हमारा इतना ख्याल रखा है तो हम आपकी परेशानी को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। आप कमरा बनवा दीजिए, जो खर्चा होगा हम उसकी पूरी भरपाई कर देंगे। कमला जी बोली,
हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। हम दहेज के खिलाफ हैं, आप यह बात जानते हैं, फिर आप परेशान हो जाएंगे। रमेश बाबू ने एक दो बार कहा तो कमला जी मान गई। फिर क्या था, कमला जी ने ऊपर बड़ा सा कमरा, रसोई के साथ पूरा सेट बनवाया, सुख सुविधा के सारे सामान मंगवाए और लाखों का बिल कैलाश बाबू को भिजवा दिया, जिसे देखकर लड़की वाले हैरान हो गए। शादी के एक दो हफ्ते पहले कमला जी ने नेहा की माँ को फोन करके कहा, आपने अपनी बेटी के लिए जो भी जेवर बनवाया है उसे बनवा लीजिए और हमारे घर भिजवा दीजिए, ताकि शादी के दूसरे दिन सबके सामने हम उसे देवर दे सकें। और हमारे सगे संबंधियों की लिस्ट हमने भेज दी है, जिनके लिए थोड़े ढंग के कपड़े भिजवा दीजिएगा। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे, कुछ न कुछ उनकी मांग बढ़ती ही जा रही थी। नेहा की माँ बोली, यह कैसा घर है जिसमें आपने मेरी बेटी का रिश्ता कर दिया, जिन्होंने पहले दान दहेज से इनकार किया और अब अपने घर की एक एक चीज के लिए पैसे हमसे मांग रहे हैं। क्या लालच में वह अपनी इंसानियत भी भूल गए हैं? अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने बेटे की शादी को जरिया बना रहे हैं। कैलाश बाबू ने किसी तरह पत्नी को शांत किया और फिर धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया। करीब एक हफ्ते बाद जब अनीता को लेने उसके पति आए तो कमला जी नेहा से बोली, बहू, बाई की शादी के बाद बहन पहली बार वापस अपने ससुराल जा रही है, तो अपनी कुछ अच्छी सी साड़ियाँ ननद के लिए और उसके घर वालों को दे दो। नेहा कहती भी तो क्या, उसने अपनी साड़ियाँ निकाल कर दे दी और अनीता वहाँ से चली गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सासू माँ ने सभी नौकरों को काम से हटा दिया और अब सारा काम कुसुम पर ही आ गया। बेचारी सुबह से लेकर शाम तक सारे कामों में लगी रहती। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 4 हफ्ते बाद अनीता फिर मायके आई तो कमला जी बहू से बोली, ऊपर का कमरा अनीता को दे दो, इतनी गर्मी है, वह नीचे कैसे सोएंगे। नेहा बोली, मम्मी जी, मुझे मेरा पूरा सामान नीचे लाना पड़ेगा। वह बोली, बहू, अब तुम ही बताओ, दामाद के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, अपने पापा से कहो एक एसी भिजवा दे, नीचे के कमरे में लगवा देते हैं, फिर यह लोग आराम से नीचे के कमरे में सो जाएंगे। नेहा बोली, मम्मी जी, मेरे पापा शादी का कर्जा भी नहीं चुका पाए होंगे और मैं उनके सामने अलग डिमांड रख दूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने पापा से कुछ नहीं कहूंगी, समझी आप? कमला जी ने जटाक एक जोरदार तमाचा नेहा के गाल पर रख दिया। बदतमीज कहीं की, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। चुपचाप अपना सामान नीचे वाले कमरे में रख, उस कमरे मेरी बेटी और दामाद रहेंगे। भीख मंगे घर की तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे ऑर्डर दे। नेहा बेचारी चुपचाप नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। बेचारी नेहा सोचने लगी कि पापा ने शादी के लिए कर्ज चुकाने के लिए गांव की जमीन तक बेच दी, रिटायरमेंट के पैसों से दामाद को 4 पहिया वाली गाड़ी दे दी, जेवर बनवाए, उनका हाथ पूरी तरह खाली हो चुका है। अब करे तो क्या करे? आखिरकार उन्होंने अपने घर में जो नई एसी लगवाई थी वह भी सासू माँ ने उनके घर से उतरवाकर मंगवा ली और इसी कारण पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं अपना दर्द भी उनको नहीं बांट सकती। कुछ दिन बाद नेहा के ससुर जी के देहांत हो गया। अब तो कमला जी ने पूरी तरह से नेहा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। नेहा को अब सबके बाद का बचा हुआ खाना दिया जाता और कमला जी फटी हुई 2 साड़ी देते हुए बोली, आज से तू यही पहनेगी, हमारे घर में तेरी यही औकात है। नेहा बेचारी चुपचाप सब सहन करती जा रही थी। हद तो तब हुई जब नेहा का बदन बुखार में तप रहा था और उस दिन बिस्तर से उठ भी नहीं पाई थी। नेहा ने देखा कि बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है, तो बाहर आई तो देखा कमला जी अपने बेटे की दूसरी शादी की बात लड़की वालों से कर रही थी। मेहमानों ने नेहा के बारे में पूछा तो उसे घर की नौकरानी बताकर बर्तन धोने पर लगा दिया। यह देखकर नेहा बहुत रोई। उनके जाने के बाद नेहा ने इस बात का विरोध किया तो कमला जी बोली, अरे अब देखना, मेरे बेटे की तो जिंदगी ही सबर जाएगी। करोड़पति घर से रिश्ता आया है,
अब तू जैसी भीख मंगे घर की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए कमला जी ने नेहा को पीछे की तरफ धक्का दिया तो पीछे से आकर उसकी माँ ने उसे संभाल लिया। नेहा की माँ जैसे ही देखा कि नेहा का बदन पूरी तरह बुखार से तप रहा है और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, तो कैलाश बाबू ने नेहा को संभाला। नेहा की माँ ने एक तमाचा कमला जी के गाल पर रख दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? हम आपकी सारी फरमाइशें पूरी करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं या आप लोगों से डर गए हैं। कमला जी एक थप्पड़ खाकर ही चुपचाप खड़ी रही। इतने में बेटा तमतमाते हुए आया और नेहा की माँ को उल्टा सीधा सुनाने लगा, तो नेहा की मम्मी ने उसे भी खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। बिल्कुल चुप, खबरदार, अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो आप सब दहेज के लालच में अपनी इंसानियत भी भूल गए। एक बेटी की माँ होते हुए भी आपने दूसरी की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया, वह भी इस हालत में। जवाब दीजिए। कैलाश बाबू बोले, छोड़िए, ये क्या जवाब देंगे, ये तो बस पैसों से मतलब रखते हैं। हमारी गलती है जो हम इनकी मांग पूरी करते रहे और इन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। कैलाश बाबू बोले, समदन जी आप चिंता मत कीजिए, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन कल हम आपको विदाई देने जरूर आएंगे। इतना कहकर वह नेहा को अपने साथ ले गए और दवाई दिलवाई, जिससे नेहा का बुखार पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अगले दिन नेहा अपने पापा और पुलिस के साथ अपने ससुराल पहुंची, जिसे देख नेहा के ससुराल वालों के होश उड़ गए। कमला जी नेहा से बोली, बेटा ये सब क्या है? नेहा बोली, मम्मी जी यह लोग आज से आपकी खातिरदारी करेंगे। यह लोग आप सबको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आपको जितनी सेवा करवानी है आराम से करवाना, ये लोग मुफ्त में आपकी सेवा करेंगे। नेहा की सास हाथ जोड़कर नेहा और उसके मम्मी पापा के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उन्होंने कमला जी की एक ना सुनी। नेहा बोली, तो ठीक है मम्मी, आप इन कागज पर साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद यह लोग आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगे। कमला जी बोली, बेटा ये किस चीज़ के पेपर हैं? मम्मी जी आप शायद भूल रही हैं, आपकी अभी इतनी औकात नहीं है कि आप मेरे सामने सवाल जवाब करें। या तो आप साइन कीजिए या फिर। इतने में कमला जी बड़बड़ाते हुए बोली, ना बेटा ना, ला बता कहाँ साइन करने हैं। नेहा का पति अपनी माँ से बोला, माँ ऐसा मत कर, लेकिन कमला जी बोली, बेटा बहू सही कह रही है, और कमला जी ने बिना पढ़े ही साइन कर दिए। साइन करते ही नेहा बोली, मम्मी जी आज से ये घर मेरे मम्मी पापा का है। यह सुनते ही कमला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर बहू तुमने तो कहा था। सही तो कहा था अमन जी, आप शायद भूल रहे हैं, इस घर में एक एक चीज मेरे पापा के पैसों की आई हुई है, तो इस घर पर अधिकार भी मेरे पापा का ही हुआ ना, और ये घर भी मेरे पापा के ही पैसों से बना था। अब आप जाइए, आराम से सरकारी घर में रहिए और वहाँ आपको किराया भी देना नहीं पड़ेगा। और फिर पुलिस नेहा के ससुराल वालों को ले गई। कमला जी बस गिड़गिड़ाती रह गई। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।